एपिसोड 8। बूढ़ा दाऊद फटी फटी आंखों से प्रेम को देख रहा था। प्रेम जो कुछ कह रहा था उसे वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रेम ने उसकी तरफ कुछ नोट बढ़ाए तो उसने चुपचाप लिए और कंधे पर रखे कपड़े को संभालता हुआ वहां से चला गया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अभी बड़े मालिक को मरे दिन ही कितने हुए कि छोटे मालिक ने अभी से परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए। कोठी में बाजारी औरतों का आना जाना शुरू हो गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था। कोठी में जो कुछ भी हुआ था, दाऊद को उसका एहसास था। उसे अब होटल से डिनर लाने के लिए कहा गया था, मगर बात यहाँ तक होती तो गनीमत था। उससे शराब और सोडे की बोतलें भी मंगवाई गई। ये सभी बातें उसके मन में चुभ रही थी। उसने प्रेम को समझाना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर अपनी ख्वाहिश को दिल ही में दबा लिया। वो जल्दी में कोई फैसला नहीं कर पाया था कि उसे क्या करना चाहिए। सारा इंतजाम करने के बाद जब वो वापस हुआ तो मोहिनी ड्राइंग रूम में थी। वो किसी को फोन करी थी। दाऊद उसका आखिरी जुमला ही सुन सका था। उसने कहा था, ठीक है, तुम मेरा सूटकेस पहुंचा दो। बूढ़े दाऊद ने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचा, आखिर ये अपना सूटकेस यहाँ क्यों मंगवा रही है? इसका साफ और सीधा मतलब तो यही है कि वो कुछ दिनों तक यहाँ रहेगी। दाऊद के एक हाथ में कपड़े का थैला और दूसरे में प्लास्टिक की टोकरी थी। मोहिनी ने रिसीवर रखकर उसकी तरफ देखा तो दाऊद अंदर जाने लगा। मोहिनी ने उसे आवाज दी, ए बुड्ढे, कहाँ जाते हो तुम? इधर आओ। जी बीबी जी। बुड्ढे के लिए क्या हुक्म है? तू इस कोठी का नौकर है? जी हाँ बीबी जी, बहुत पुराना नौकर हूँ, जिससे पहली बार को तू तड़ाक से बात कर रहा है। दाऊद ने उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, बको मत, ये बता सामान ले आया? जी हाँ बीबी जी। देखो, मुझे बीबी जी नहीं मेम साहब कहा करो। जी मेम साहब। सामान दिखाओ, क्या लाए हो? आपके मतलब का सामान तो इस झोले में है, दाऊद ने कहा और झोला उसकी तरफ बढ़ा दिया। मोहिनी ने झुककर झोले के अंदर झांका और स्कॉच की बोतल निकाल ली। सोडे की 2 बोतलों के साथ उसने 2 ग्लास भी निकाल लिए। इन्हें सेंट्रल टेबल पर रख दो। प्लास्टिक की टोकरी और झोले को कालीन पर रखकर उसने मोहिनी के हाथ से बोतल और ग्लास लेकर मेज पर रख दिए। दिल ही दिल में वो मोहिनी को गालियां दे रहा था। अब मैं इस झोले का क्या करूं मेम साहब? इसे मेरे सर पे मार दे बुड्ढे, मोहिनी झंझलाकर बोली। दाऊद का जी तो चाहा कि वो उसके इस हुक्म की भी तामील कर दे, लेकिन वो ऐसा ना कर सका और चुपचाप अंदर की तरफ चला गया। प्रेम अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। दाऊद ने अपने हाथ का सामान फर्श पर रख दिया, फिर कुर्ते की जेब से कुछ नोट और रेजगारी निकालकर उसकी जाने बढ़ाते हुए कहा, ये पैसे बचे हैं छोटे मालिक, इन्हें अपने पास ही रखो दाऊद काका। एक बात पूछो मालिक, आप मुझे काका क्यों कहते हैं? इसलिए कि तुम मेरे बाप की उम्र के हो। अगर ऐसी बात है तो मैं पूछ सकता हूँ कि ये लड़की कौन है, जिसे तुम किसी होटल या क्लब से उठाकर घर में ले आए हो? मेरी आंखें अगर धोखा नहीं खा रही तो ये ऊंचे दर्जे की तवायफ हो सकती है। हाँ काका। प्रेम ने गर्दन झुका ली। क्या आप कुछ दिनों तक ये इसी कोठी में रहेगी? हाँ, लेकिन मैं अब इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसे जूते मारकर कोठी से बाहर निकाल दूं। तुम नहीं जानते बेटा, वो कुतिया मुझे बुढ़ा कहकर बुलाती है। दाऊद गुस्से से लाल पीला हो गया था। काका, उसके पास पिस्तौल है। प्रेम धीरे से बोला, क्या कहा? पिस्तौल? फिर तो यह हरामजादी बहुत ही खतरनाक है। बेटा, इसे जितनी जल्दी हो सके कोठी से बाहर निकाल दो। यही तो मजबूरी है काका, मैं इसे कोठी से बाहर नहीं निकाल सकता। तो फिर मुझे यहाँ से निकाल दो, क्योंकि अब जो कुछ यहाँ होगा उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मेरी रग रग में जिस मालिक का नमक है, उस मालिक की कोठी में। जज्बाती क्यों होते हो काका? अपने बेटे को छोड़कर तुम चले जाओगे तो वो यतीम हो जाएगा। छोटे मालिक, तुम क्या समझते हो काका, ये सब मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ? मैं कुछ बदमाशों के जंगल में फंस गया हूँ। वो लोग इतने खतरनाक हैं कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ काका। प्रेम की आंखों में आंसू आ गए। दाऊद सोच में पड़ गया। उसे लगा कि प्रेम सचमुच ही किसी चक्कर में फंस गया है। बड़ी देर से वो यही सोच रहा था कि अब वो यहाँ काम नहीं करेगा और हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देगा। लेकिन अचानक ही उसके जहन में पानी की वो बाल्टी उभर आई, जिसमें उसने प्रेम के खून के डूबे हुए कपड़े देखे थे। जब वो उन कपड़ों को धोने लगा था तो उनमें से उसे खून के धब्बे दिखाई दिए थे। ये बात उसने बड़े मालिक को बता दी थी। फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब सच्चाई जानकर तुम चिंता ना करो काका। बस कुछ दिन के लिए तुम सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दो, अपनी आंखें बंद रखो। लेकिन अगर ये बात उर्मी बिटिया को मालूम हो गई तो क्या होगा? उसे ये बात मालूम हो गई है काका,
वो कैसे? वो आई थी और उसे मेरे करीब देखकर वो उल्टे कदमों वापस लौट गई। जिस तरह मैंने तुम्हें समझा लिया, उसी तरह मैं उसे भी मना लूंगा। तुमने मुझे गोदों में खिलाया है, क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा प्रेम इतना गिर जाएगा? नहीं बेटा, मुझे विश्वास है काका, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। वो दाऊद को यकीन तो दिला रहा था, लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो जिस जाल में फंस गया है उससे निकल भी सकेगा या नहीं। दाऊद को सोचों में गुम छोड़कर प्रेम आगे बढ़ गया। जिस वक्त वो ड्राइंग रूम में पहुंचा, मोहिनी शराब के 2 गिलास तैयार कर चुकी थी। वो शायद प्रेम के आने का इंतजार कर रही थी। उसे आते देखकर वो मुस्कुरा दी। प्रेम ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। मोहिनी उठ खड़ी हुई और उसने झुककर दोनों गिलास उठा लिए। प्रेम के बिल्कुल करीब आकर उसने एक गिलास उसके होठों से लगा दिया। आंखें बंद करके पीछे डार्लिंग, थोड़ी देर बाद तुम यही महसूस करोगे कि जन्नत इसी जमीन पर मौजूद है। प्रेम ने उसके हाथ से गिलास लिया और अपने होठों से लगाकर एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। मोहिनी हंस पड़ी और फिर अपने गिलास से हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। प्रेम अगली चाल के मुतालिक सोचने लगा। चांद की चांदनी चारों तरफ चटकी हुई थी। कोठी की छत पर 2 बिस्तर बिछा दिए गए थे। दाऊद ने दोनों पलंगों के दरमियान एक छोटी सी मेज रख दी थी, जिस पर एक सुराही और गिलास नजर आ रहे थे। दाऊद उस वक्त छत की एक मुंडेर के पास खड़ा प्रेम के मुतालिक ही सोच रहा था। वो जानता था कि पूछने पर भी प्रेम उसे कुछ नहीं बताएगा। उस वक्त पूरी कोठी में वो अकेला ही था। प्रेम मोहिनी के साथ किसी होटल में खाना खाने गया हुआ था और वो उनके वापस आने का इंतजार कर रहा था। दाऊद को रहने के लिए कोठी में ही एक क्वार्टर मिला हुआ था, लेकिन जब से बड़े मालिक का इंतकाल हुआ था, उसने अपने क्वार्टर में ताला डाल रखा था और अब वो कोठी के ही एक कमरे में रहने लगा था। मोहिनी की हरकतें उसके लिए बेहद नागवार थी, मगर अब बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा न था। जिस छोटे मालिक को उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, उसी मुसीबत में छोड़कर वो कहाँ जा सकता था? अगर वो भी भाग जाता तो उसे चैन कहाँ मिलता? वो छोटे मालिक का ख्याल जहन से नहीं निकाल सकता था। कार का हॉर्न सुनाई दिया तो वो चौंक उठा। फिर भागता हुआ नीचे आया और लॉन में ही एक दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। बरामदे की बत्ती उसने पहले से ही जला रखी थी। उसकी रोशनी में उसने कार का दरवाजा खुलते देखा। कार की दूसरी जानिब से प्रेम नीचे उतरा और फिर घूमकर मोहिनी की तरफ आया और दरवाजा खोलकर बोला, मेरे सहारा लेकर नीचे आ जाओ मोहिनी डार्लिंग। हाँ। मोहिनी की लड़खड़ाती आवाज के साथ उसका एक पाँव कार के दरवाजे से बाहर आया। फिर दूसरा पाँव भी जमीन पर टिका कर वो अपना जिस्म भी बाहर ले आई। वो लड़खड़ाई तो प्रेम ने उसको सहारा देकर संभाल लिया। उस वक्त वो एक शानदार मैक्सी पहने हुए थी। डिनर से पहले वो कुछ ज्यादा ही पी गई थी। प्रेम जानता था कि ज्यादा पी जाने की वजह से वो मदहोश हो जाएगी। प्रेम को यकीन था कि आज रात वो मोहिनी से बहुत कुछ मालूम कर लेगा। होटल के कैबिन में प्रेम ने बहुत ही चालाकी दिखाई थी। कम पीने के लिए उसने ये बहाना तक किया कि वो नशे की हालत में कार नहीं चला सकेगा। मोहिनी ने इस बात को तस्लीम कर लिया था। उसकी कमर में हाथ डालकर प्रेम बरामदे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर तक दाऊद चुपचाप उसी जगह खड़ा रहा। फिर आगे बढ़कर वो गेट के पास गया और धीरे से गेट बंद कर दिया। उसका काम बस इतना ही था। प्रेम ने उसको जो कुछ समझाया था उसने पूरा कर दिया था और अब उसे अपने कमरे में जाकर आराम करना था। छत पर चांदनी की ठंडी रोशनी फैली हुई थी। नशे की हालत में मोहिनी पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। उसने अपना पर्स खोलकर सिगरेट का पैकेट निकाला और प्रेम की तरफ बढ़ा दिया। लो, पियोगे? प्रेम को सिगरेट पीने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक सिगरेट निकाल ली। मोहिनी सिगरेट का एक लंबा कश लेकर चांद की तरफ देखते हुए बड़े रोमांटिक अंदाज में बोली, चांदनी रात हो तो खुले आसमान के नीचे लेटना मुझे बेहद पसंद है। तुम्हारे लिए पैक तैयार करूं? अपने लिए भी डार्लिंग, क्योंकि अब तुम्हें गाड़ी तो नहीं चलानी ना। मैं तो आज पहली बार सिर्फ तुम्हारी वजह से छत पर आया हूँ। धन्यवाद प्रेम, तुम वाकई बड़े अच्छे हो। मुझसे कहीं ज्यादा तो तुम अच्छी हो। नहीं, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बुरी हूँ। तुम्हें क्या खबर कि अपने बॉस के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। मजबूरी में किया गया पाप पाप नहीं होता। पाप हर हालत में पाप ही होता है, और जानबूझकर किया गया पाप तो महापाप हो जाता है। मैं ताश के खेल में जिसके करीब खड़ी हो जाती हूँ वो हार जाता है। मेरे इशारे पर बॉस के आदमियों की जीत होती है। अब मुझे पाप की इस दलदल से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम हिम्मत करो तो मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। तुम? यानी कि तुम? तुम वाकई बड़े मासूम हो प्रेम। प्रेम मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा और मेज के करीब आकर शराब के 2 गिलास तैयार किए। वापस आकर उसने एक गिलास मोहिनी को थमा दिया। इस दौरान मोहिनी पलंग पर चित लेट चुकी थी। उसने तेजी से सिगरेट के कई लंबे लंबे कश खींचे और बचे हुए टुकड़े को एक तरफ उछाल दिया। प्रेम ने शराब के गिलास भरने से पहले सिगरेट बुझा दी थी।
मोहिनी ने लेटे लेटे ग्लास थाम लिया। वो सच में चेहरे के करीब लाते हुए बोली, तुम मुझे पापों की दलदल से निकालने की बात कर रहे हो प्रेम, जबकि सच तो यह है कि तुम खुद ही उसके गहरे से नहीं निकल सकते। तुम उस गहरे को कभी तोड़ नहीं सकते। बुराई की दुनिया में आने के बाद वापसी के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर की नारी बिल्कुल मर चुकी है। अगर उसमें जरा सी भी जान बाकी है तो उसे जिंदा रखने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई तो तुम पाप की उस दुनिया से जरूर बाहर आ जाओगी। ये सब बकवास है प्रेम, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे अतराफ में जो दीवारें हैं ना, वो इतनी मजबूत है कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उसने गर्दन ऊंची की और ग्लास को एक ही सांस में खाली कर दिया। प्रेम ने उसके हाथ से खाली ग्लास ले लिया। अपने ग्लास से उसने सिर्फ एक ही घूंट भरा था। वो मोहिनी के पास बैठ गया। तुम जरूर किसी शरीफ खानदान की लगती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मेरी तरह मजबूर किया गया है। हाँ, कोई अपनी खुशी से पाप के रास्ते पर नहीं जाता। मैं पढ़ी लिखी थी, माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, दोनों बीमार भी रहते थे। उनका और अपना पेट भरने के लिए मुझे नौकरी तलाश करना पड़ी। मुझे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी। घर परिवार और माँ बाप की दवाओं का खर्चा आसानी से हो जाता था। मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी उसका बॉस मुझ पर बड़ा मेहरबान था। पहले तो वो मुझसे अपने दफ्तर ही का काम लेता रहा, फिर वो मुझे अपनी प्राइवेट जिंदगी में घसीटने लगा। काम के बहाने वो मुझे अपनी कोठी में बुलाने लगा। ओवर टाइम के पैसे भी काफ़ी बढ़ा दिए। फिर वो मुझे अपने साथ पार्टीज में भी ले जाने लगा। वो हर जगह मेरा तारुफ प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से कराता था। एक दिन उसने एक होटल में मेरे साथ खाना खाया। वहीं उसने मुझे पिलाने की कोशिश की तो मैंने इनकार कर दिया। वो बोला, आज हमारे पास एक पार्टी आने वाली है और एक ज़रूरी सौदा तय होने वाला है। तुम मेरे पास रहोगी तो अच्छा होगा। मैंने रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन पार्टी वाली बात झूठी थी। उसके इरादे कुछ और ही थे। तुम समझ रहे हो ना। फिर फिर क्या हुआ? फिर जब वो मुझसे मोहब्बत की भीख मांगने लगा तो ना जाने मुझे कैसा अजीब सा लगा। मैंने उसे बुरी तरह जलील किया और होटल से निकलकर अपने घर आ गई। वो गुस्से की आग में सुलगने लगा। उसने मुझसे बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब मैं ऑफिस में थी, एक शख्स मेरे घर आया और उसने एक ब्रीफकेस मेरी माँ को देते हुए कहा कि इसमें कुछ ज़रूरी कागजात हैं जो मोहिनी ने भिजवाए हैं। आप इसे हिफाजत से रख लीजिए। मेरी भोली भाली माँ कुछ ना समझ सकी। उसने ब्रीफकेस अलमारी में बंद कर दिया। जानते हो उसमें क्या था? पूरे 10,000 के नोट। मैं ऑफिस से घर के लिए रवाना हुई तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने चला गया। उसने रिपोर्ट लिखवाई कि उसकी मेज़ की दराज से 10,000 रुपये चोरी हो गए हैं। चपरासी को शक है कि वो रुपए मोहिनी ही ले गई है। जाते समय उसके हाथ में एक बड़ा ब्रीफकेस था। मैं घर आकर चाय पी रही थी कि माँ ने ब्रीफकेस के बारे में बताया। हैरान होकर मैंने ब्रीफकेस मांगा। अभी मैं उसे खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि पुलिस आ गई। फिर ब्रीफकेस समेत मुझे थाने लाया गया। मेरी बात सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं था। उस बदमाश ने पुलिस के हाथ में पूजा के फूल थमा दिए थे। सारी कानूनी कार्रवाई पूरी करके मुझे जेल भेज दिया गया। मैं 15 दिन तक जेल में रही। इस वाक़े से मेरे माँ बाप को सख्त सदमा पहुंचा। उन्हें इतना जलील होना पड़ा कि मजबूरन उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। 15 दिन के बाद अचानक ही मेरी जमानत हो गई। जिसने मेरी जमानत दी थी उसे तो बहुत से लोग जानते थे, लेकिन मैं उसे नहीं जानती थी। कौन था वो? रमेश डामली, एक जीती जागती मौत। उसने मेरी जमानत ही नहीं ली बल्कि मेरा साथ देने का वादा भी किया। एक बात बताऊं प्रेम, किसी शैतान से कोई शैतान ही नहीं मर सकता है। उस समय मेरे दिल में आग लगी हुई थी। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस कंपनी के मालिक का खून कर देती। जानते हो डामली ने क्या किया? उसने मालिक के पीछे अपनी एक रंगीन तितली लगा दी। उस तितली ने कंपनी के मालिक को अपने जाल में फांस लिया। वो उसे कोहिनूर नाइट क्लब के कमरे में ले आई। जिस कमरे में तितली अपने शिकार को लेकर आई थी वो कमरा बड़ा अजीब था। दीवारें शीशे की थी और उन शीशों के पीछे कैमरे फिट थे। उस तितली के साथ कंपनी का मालिक खुल खेला। मोहिनी कह रही थी और प्रेम दिल ही दिल में कोहिनूर नाइट क्लब के नाम को जहन में महफूज कर रहा था। इतनी देर में एक ही काम की बात मालूम हुई थी। उसे अब एक खास जगह का नाम मालूम हो गया था। रमेश डामली कौन था वो ये नहीं जानता था। उसके मुतालिक पूछ कर वो मोहिनी को चौंकिया नहीं करना चाहता था। जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक और पैक बनाता हूँ। मोहिनी शायद लेटे थक गई थी इसलिए उठकर बैठ गई। प्रेम ने गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो धीरे धीरे सिप लेने लगी तो प्रेम ने कहा, हाँ बताओ, फिर क्या हुआ? रमेश डामली ने मुझे एक एल्बम दिया। उस एल्बम में मालिक की उस तितली के साथ काबिल एतराज़ तस्वीरें थी। उसने मुझसे कहा कि अब तुम दफ्तर जाओ
और कंपनी के मालिक के साथ जैसा चाहे सलूक करो। वो अब कुत्ते की तरह तुम्हें लाएगा। मोहिनी हंसने लगी। उसे शायद वो वाकया याद आ गया था जो उसके लिए बहुत दिलचस्प था। उस एल्बम को देखते ही मालिक का रंग उड़ गया। उस वक्त तो मुझे वाकई कुत्ते जैसा ही दिखाई दे रहा था, जो ना सिर्फ मेरे आगे तुम्हें ला रहा था बल्कि मेरे पैर भी चाट रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत से न खेलो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा कि दूसरों की इज्जत से खेलने वाला किसी से रियायत की भीख नहीं मांग सकता। ये सारी तस्वीरें प्रेस को भेज दी जाएंगी ताकि समाज को तुम्हारी असलियत का इल्म हो जाए और शराफत का जो लिबादा तुमने ओढ़ रखा है उस पर स्याही मल दी जाए। वो इनकार करता रहा, लेकिन मैं उसकी चीखों पुकार को नज़रअंदाज करके बोली, तुम्हें शायद अपने करतूतों का इल्म नहीं है। तुमने मुझे चोरी के इल्ज़ाम में जेल भिजवाया था। आज भी वो मुकदमा चल रहा है और मैं ज़मानत पर हूँ। वो कहने लगा कि मैं मुकदमा वापस ले लूँगा। मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हारा मुकदमा ज़रूर वापस ले लूँगा, चाहे मुझे कितना ही रुपया क्यों ना खर्च करना पड़े। मैंने चीख कर कहा। मेरे जेल जाने के सदमे को मेरे माँ बाप बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या तुम उन्हें भी वापस ला सकते हो? उसका सर झुक गया। उसकी आंखों में खौफ था और माथे पर पसीना। उसने जेब से रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछा और डूबती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो। मैं हंस पड़ी। अच्छा, कर दूंगी माफ। वो 10,000 जो मैंने चुराए थे, जिसे पुलिस ने मेरे घर से बरामद किया था, वो मुझे वापस देना होंगे। उसने रजामंदी जाहिर कर दी तो मैंने मजीद कहा कि तुम्हें चोरी का झूठा मुकदमा भी वापस लेना होगा। उसने ये बात भी मान ली तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, अपने मुंह पर तुम्हें 5 जूते मारना होंगे। वो घबरा गया। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ। इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि हाथ भी तुम्हारा अपना होगा और जूता भी। उस समय उस कमीने का चेहरा देखने के काबिल था। फिर तो वो सस्ता छूट गया। डामली की गिरफ्त में एक बार जो आ जाए ना, वो आसानी से नहीं छूट सकता। ना वो कंपनी का मालिक, ना मैं, और ना ही तुम। क्या मतलब? प्रेम चौंक उठा। मतलब है कि रमेश डामली बहुत ही खतरनाक दरिंदे का नाम है। वो किसी को अपनी मौत नहीं मरने देता। उसे तड़पा तड़पा कर मारता है और ऐसी जगह जाकर मारता है जहां मीलों तक पानी नहीं होता। तुम मुझे डराने की कोशिश करी हो। कभी बहादुर बनने की कोशिश भी ना करना, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। वो ऐसी अजियत देता है कि हड्डियां तक सुलग उठती हैं। अच्छा। हाँ प्रेम, जब मैं उस कंपनी के मालिक से अपना बदला ले रही थी तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, लेकिन मुझे उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। आज भी मैं उसकी कठपुतली हूँ। उसके इशारों पर आज भी मुझे हर जुर्म करना पड़ता है। मैं इनकार नहीं कर सकती। ये कहकर उसने अपना दूसरा ग्लास भी खाली करके प्रेम की तरफ बढ़ा दिया। प्रेम ने उसके ग्लास के साथ अपना ग्लास भी मेज पर रख दिया। मानता हूँ कि इस मामले में उसका कोई जवाब नहीं होगा, मगर क्या तुम्हारा भी कोई एल्बम उसके पास है? उसके स्ट्रांग रूम में ना जाने क्या क्या है। जाने किस किस के गले का फंदा उसने अपने पास रख छोड़ा है। कैसे कैसे सबूत उसने रखे हुए हैं। अब भी अपने किए की कीमत कंपनी के मालिक को चुकाना पड़ रही है। वो इनकम टैक्स की रकम जमा करने में देर कर सकता है, लेकिन डामली जो एडवांस टैक्स मांगता है उसे अदा करने से वो इनकार नहीं कर सकता। इस बात का अंदाजा तुम अपनी हालत से भी लगा सकते हो। लेकिन मेरा वास्ता तो मिस्टर थॉमस से है। मेरे सामने तो डामली आया ही नहीं है। मिस्टर थॉमस, वो जल्दी तुम्हारे सामने आ जाएगा। गोली मारो थॉमस को। वो तो सिर्फ डामली का एक मोहरा है। यूं समझ लो कि शतरंज की बाजी में उसकी हैसियत पैदल की है। तो फिर मिस्टर थॉमस, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मोहिनी बेजारी से मुंह फेर कर बोली, इतनी जल्दी तुम्हें यकीन तो नहीं होगा डार्लिंग। प्रेम उस पर अपना जाल तंग करते हुए बोला, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। औरत कुछ ही घंटों में मर्द का दिल जीत लेती है। ये मेरा पहला तजुर्बा है। तुम मेरा पहला प्यार हो। और उर्मी, तुम्हारे सामने अब वो हल्की लग रही है, क्योंकि तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो और मैं अपना जीवन बना सकता हूँ। कैसी मदद चाहते हो मुझसे? मैं डामली के खिलाफ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। प्यार में बड़ी ताकत होती है डार्लिंग। अभी तो तुमने सिर्फ मेरा मन ही जीता है। जब मैं भी तुम्हारा मन जीत लूंगा ना, तो बात बन जाएगी, क्योंकि कठपुतली बनकर जीने में कोई मजा नहीं। असल मजा तो मन की आज़ादी में है, और वो आज़ादी हम दोनों ही खो चुके हैं। हम दोनों यानी किसी एक जगह तो हम दोनों एक हैं। मत सोचो प्रेम, ऐसा मत सोचो। सबसे अच्छी बात तो यही है कि डामली जो कहता है वो करते जाओ। वो तुम्हें हर मुश्किल, हर परेशानी, हर खतरे से बचाएगा। वो जानता है कि दौलत कैसे पैदा की जाती है। अपने आदमियों को वो हर खुशी देने की कोशिश करता है। लेकिन डामली तो अब भी मेरे सामने। प्रेम फिर मिस्टर थॉमस के बारे में पूछना चाहता था। पहली बार जब थॉमस का जिक्र आया था तो मोहिनी ने बड़ी चालाकी से टाल दिया था। मोहिनी ने इस बार भी चालाकी दिखाई और वो
थॉमस के बारे में कुछ बताने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगी। वो कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। प्रेम ने अंदाजा लगाया कि उसे वाकई कुछ नशा हो गया है, मगर नशा इतना गहरा नहीं था कि वो खुद पर काबू ना रख पाती और जुबान खोल देती। नशे की वजह से वो चंद ही लम्हों में सो गई। जब वो सो गई तो प्रेम उठकर अपने पलंग पर आ गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, नशा भी उस पर हावी नहीं था। वो चुपचाप लेटा अपने हालात पर गौर कर रहा था। वो समझ चुका था कि मोहिनी को धोखा देना आसान नहीं है। वो बहुत ही चालाक है। इतनी देर की बातचीत में प्रेम के हाथ कुछ भी नहीं आया था, सिवाय इस बात के कि डामली एक खतरनाक आदमी है और उससे डरना चाहिए। काम की बातें वो सिर्फ दो ही जान सका था। पहली तो ये कि उसे कोहिनूर नाइट क्लब का नाम मालूम हो गया था। उसका विचार अब भी यही था कि शायद दुश्मन का अड्डा कोहिनूर नाइट क्लब ही है। दूसरी बात है कि थॉमस इतनी अहमियत कहाँ मिल रही जितना रमेश डामली है। फिर थॉमस को इस तरह पेश क्यों किया गया था? यूं लग रहा था जैसे रमेश डामली ही गिरोह का सरगना हो। मोहिनी का कहना था कि वो रमेश डामली की शतरंज का सिर्फ एक मोहरा है। उसे ना जाने क्यों ये यकीन होने लगा था कि मोहिनी से उसे और भी बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। हालांकि अभी तक उसे कोई खास कामयाबी नहीं हुई थी। अचानक उसे एक और ख्याल आया और उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। उसे याद आया कि थॉमस की शक्ल डिसोजा से बहुत मिलती है। ये और बात की कुछ बातें जो डिसोजा में थी वो थॉमस में नहीं थी, खासतौर पर दाढ़ी और मूछें। बाकी थॉमस का सारा हुलिया डिसोजा से मिलता था। यहाँ तक कि आवाज में भी बड़ी मुमासलत थी। उसने दो हम शक्लों की कई कहानियां पढ़ी थी और दो एक फिल्में भी देखी थी, जिनमें फिल्म के हीरो ने दो किरदार अदा किए थे। जुड़वा बच्चे हम शक्ल हो सकते हैं, फिर भी उनमें कोई ना कोई फर्क जरूर होता है। लेकिन यहाँ तो आवाज तक एक दूसरे से मिलती जुलती थी। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि डिसोजा के जुड़वा भाई वाली कहानी सिर्फ डिसोजा के दिमाग की पैदावार हो, मन घड़त कहानी हो। उसने एक सिगरेट सुलगाया और तेजी से सोचने लगा। वो ये सोच रहा था कि कहीं थॉमस ही तो डिसोजा नहीं है। ये बात नामुमकिन नहीं थी। इस बात पर इसलिए यकीन किया जा सकता था कि डिसोजा की लाश तो बरामद हुई थी, लेकिन उस लाश का सर गायब था। आखिर कातिल को उसका सर गायब करने की क्या जरूरत थी? कहीं वो लाश डिसोजा के बजाय उसके जुड़वा भाई थॉमस की ना हो। मुमकिन है किसी वजह से डिसोजा अपने भाई को अपने रास्ते से हटाना चाहता हो। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि जिस शख्स की लाश होटल के कमरे में थी वो डिसोजा का भाई थॉमस ही हो। भारी भरकम जिसामत वाला कोई दूसरा भी तो आदमी हो सकता है। वो प्रेम एक अजीब सी उलझन में फंस गया था। उस उलझन का हर सिरा इस कदर उलझा हुआ था कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। डिसोजा उसके सामने एक उलझी हुई पहेली की तरह था। वो सोचने लगा कि आखिर डिसोजा को फिल्म बनाने की सनक क्यों थी। वो अगर अपने कमरे में किसी को कत्ल करके और उसका सर लेकर खुद ही गायब हो गया तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर वो लाश डिसोजा की नहीं थी तो फिर किसकी थी? वो सोचने लगा कि अगर डिसोजा मरा नहीं है तो उसके कत्ल के इल्जाम में मुझे फांसी कैसे हो सकती है? इस ख्याल के आते ही उसमें एक नई ताकत पैदा हो गई। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा। काश ऐसा ही हुआ हो। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं बच सकता हूँ। लेकिन मुझे ये साबित करना होगा कि डिसोजा मरा नहीं बल्कि थॉमस के रूप में जिंदा है। मगर मसला तो यह है कि मैं इसे साबित कैसे करूंगा? डिसोजा का कानून की गिरफ्त में आना जरूरी था। अचानक उसे यूं लगा कि वो बेकार ही इन बातों से डरता रहा है। जिस एल्बम की तस्वीरें मुझे डरा रही हैं वो एल्बम तो रमेश डामली के पास होगा। जब उसे ये मालूम होगा कि असलियत मुझ पर जाहिर हो चुकी है और वो एल्बम अब मुझे नहीं डरा सकता तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। इस सिलसिले में मुझे राजेश की मदद भी मिल सकती है और उसकी दोस्ती भी मेरे काम आ सकती है। उसने अपने आप को काफी हल्का फुल्का महसूस किया। फिर उसकी नजर मोहिनी के उस बड़े से पर्स पर पड़ी जिसमें एक पिस्तौल था और उसमें 6 गोलियां थी। उसने सोचा, क्या इसी पिस्तौल से मैं मोहिनी को दबाव में ला सकता हूँ? क्या मैं मोहिनी को सच्चाई उगलने पर मजबूर कर सकता हूँ? लेकिन नहीं, ऐसा करना मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता है। मुझे इस सिलसिले में मोहिनी से कोई बात करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि उर्मी से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि उर्मी ने कानून पढ़ा है। उससे ज्यादा अच्छा मशवरा और कोई नहीं दे सकता। फिर प्रेम को यह भी याद आया कि उर्मी ने उसे मोहिनी के साथ जिस हालत में देखा है, इसके बाद भी क्या वो उससे बात करना पसंद करेगी? शायद नहीं, या शायद हाँ। लेकिन अगर उसे हकीकत का इल्म हो जाएगा और वो जान लेगी कि उसका मंगेतर किन हालात में घिरा हुआ है तो वो उसे जरूर माफ कर देगी। अब तो वो उर्मी पर सच्चाई जाहिर करके ही चैन हासिल कर सकता था। उसने फैसला किया कि मैं कल ही उर्मी से मिलूंगा और मोहिनी से गुफ्तगू के दौरान मैं होशियार रहूंगा। मैं उस पर जाहिर नहीं होने दूंगा कि असलियत जान चुका हूँ। उसने सिगरेट फेंक दी और टांगे फैलाकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें आसमान पर चमकते चांद पे लगी हुई थी। अपने डैडी की पुरानी कार पर वो उर्मी की कोठी पहुंचा। कोठी के गेट पर नेपाली चौकीदार था। कार रुकते हुए अपनी जगह से उठा और गेट खोलने के बाद एक किनारे से हटकर खड़ा हो गया। प्रेम की कार अंदर दाखिल होकर रुक गई। उसने कहा, कहो मान बहादुर, कैसे हो? ठीक हूँ साहब, आप कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। अब ये बताओ, सेठ जी कोठी में है? हाँ, वो अंदर है। इतना सुनने के बाद प्रेम ने अपनी कार आगे ले जाकर पोर्टिको में खड़ी की
और उतरकर सीधा ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उर्मी जब प्रेम के सामने आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे अभी तक वो रोती रही हो। उसके रोने की वजह प्रेम को अच्छी तरह मालूम थी। वो सोच ही रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे कि उर्मी बोल उठी, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने मंगेतर से इस तरह बात की जाती उर्मी? अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर तुम ठंडे दिल से मेरी बात सुनोगी ना, तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, मैं उसे भूल नहीं सकती। मैं मानता हूँ कि तुमने जो कुछ देखा वो झूठ नहीं था, लेकिन इसके पीछे कुछ मजबूरियां भी तो हो सकती हैं। मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूँ उर्मी कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है, और तुम्हें अब सब कुछ बताए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। इसका फायदा भी क्या है? क्योंकि जिसे मैं देवता समझकर पूछती रही, वो तो शैतान निकला ना। बहुत ही गिरा हुआ आदमी निकला वो। भगवान के लिए उर्मी, मुझे अपनी बात कह लेने दो। उसके बाद तुम जितनी भी गालियां दोगी, मैं चुपचाप सुनकर यहाँ से चला जाऊंगा, और उसके बाद जीवन भर अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। शायद तुम मुझे उल्लू बनाने के लिए कोई अच्छी सी कहानी सुनाना चाहते हो। तुम सुना सकते हो, लेकिन इसका मुझ पर असर नहीं होगा। खैर, तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दिया। मेरी कहानी का तुम पर असर होगा या नहीं, ये तो बात की बात है। अब खड़ी कब तक रहोगी? बैठ जाओ। उर्मी सामने वाले सोफे पर बैठ गई। प्रेम को दीनू नजर आया तो उसने आवाज देकर उसे बुलाया और कहा, क्यों दीनू चाचा, इस कोठी में मुझे चाय या कॉफी का एक कप तो मिल ही जाएगा ना? जरूर मिल जाएगा। ये कहकर दीनू जाने लगा। उसे खुद हैरत थी कि उर्मी ने प्रेम के लिए चाय वगैरह को क्यों नहीं कहा। कॉफी आने तक प्रेम खामोश रहा। हालांकि ये खामोशी उन दोनों को ही बोझल बोझल सी लग रही थी। अब बिस्किटों की एक प्लेट और कॉफी के 2 कप सेंट्रल टेबल पर रखे हुए थे। प्रेम कॉफी पीने लगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, उर्मी ने बेअतनाई से कहा। प्रेम मुस्कुरा दिया। बकने के लिए जो मेरे पास मौजूद है वो तो मैं बक कर ही जाऊंगा, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें भी अपना दिल मजबूत करना होगा। मेरी गुजारिश है कि तुम अपने आप को जरा भी बेचैन ना होने देना। अरे अब कह भी डालो। अच्छा तो सुनो। प्रेम ने बताना शुरू किया कि उस पर क्या गुजरी थी। एक के बाद एक वाकया वो पूरी तफसील से बताता गया। उर्मी बार बार चौंक रही थी। उसकी आंखें प्रेम के चेहरे पर लगी हुई थी। कई बार तो वो बोली, तुम पर मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ टूट गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सब कुछ अकेले बर्दाश्त करते रहे। मैं तुम्हारे सुख की ही नहीं, दुख की भी हिस्सेदार हूं। मैं नहीं कह सकता कि जिंदगी में तुम्हें कभी सुख भी दे सकूंगा। मेरे सितारे अंधेरे में चले गए हैं। मैं तुम्हें अपने साथ घसीट नहीं सकता। तुमने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। अपने बुरे सलूक पर मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि जो महज अदाकारी थी उसे मैं सच समझ बैठी। सच पूछो उर्मी, तो इस समय मैं अपनी मंगेतर के पास नहीं आया हूँ। तो फिर किसके पास आया हो? एक अच्छे वकील के पास। तुमने वकालत पास की है ना, बगैर फीस दिए मैं उससे फायदा उठाना चाहता हूँ। ठीक है, जहां तक मेरी बुद्धि ने काम किया, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हारी सहायता करके मानो मैं अपनी ही सहायता करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरा विचार है इस बारे में मुझे तुम्हारे डैडी से भी बात कर लेना चाहिए। डैडी ने वकालत नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, क्योंकि अपनी फिल्म में तुम मुझे हीरोइन तो लेना चाहते हो ना। इजाजत तो मुझे डैडी से लेना होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी खातिर अपने आप को खतरे में डालो। जिस मुसीबत में तुम फंसे हो उसे देखते हुए मुझे खतरों से घबराना नहीं चाहिए। हर खतरे में अपनी उर्मी को तुम अपने करीब पाओगे। देखो प्रेम, एक बात तो यकीनी है कि डिसोजा का कत्ल नहीं हुआ है, क्योंकि जो लाश मिली थी ना वो बिना सर की थी। उसके धड़ की शनाख्त करने वाला यहाँ कोई नहीं था। अब जो कहानी मेरे दिमाग में बनती है वो कुछ इस तरह से है। डिसोजा का ताल्लुक किसी जंगल से जरूर है, इसीलिए वो जंगल की कली नामी फिल्म की शूटिंग करना चाहता है। वो 15 साल पहले भारत से गया था। दूसरे लफ्जों में वो 15 साल बाद भारत वापस आया है। इसका मतलब है कि ये बात उन दिनों की है जब मुल्क आज़ाद हुआ था। हाँ, तो फिर हमें 15 साल पुराने अखबार देखना होंगे। उन दिनों के अखबारों में कोई ऐसी खबर भी हो सकती है जिसका ताल्लुक किसी खास जंगल से हो। मेरा ख्याल है सबसे पुराना अखबार दैनिक भारत ही है। उस अखबार के दफ्तर में पुरानी फाइलें जरूर महफूज होंगी। उन फाइलों के मुताले से हो सकता है कोई ना कोई बात मालूम हो जाए जो काम की हो। हाँ, तुम्हारा विचार ठीक है। तो फिर ये काम मैं ही करूंगी, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पीछे डामली के आदमी लगे हो। तुम्हारे यहाँ आने का तो अच्छा खासा बहाना है। अगर दुश्मन पूछे तो यही बताना कि अभी तक मैंने हीरोइन बनने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की है। कल तक फैसला होगा। कल तुम इसी समय आ जाना, तो फिर मजीद बातें होंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर मैं तुम्हारे डैडी से मिल लूँ? हाँ आओ, मैं तुम्हें उनके कमरे में ले चलती हूँ, लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ ना बताना। ठीक है, चलो। दूसरे दिन ठीक उसी वक्त
उर्मी की कोठी के ड्राइंग रूम में उन दोनों के दरमियान फिर बात हुई। उर्मी मुतमईन थी कि उसे वो सिरा मिल गया है जो उन उलझे हुए वाकयात की गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। वो अपने साथ पुराने अखबारों की कुछ फोटो स्टेट कॉपियां भी लाई थी। उसने वो कॉपियां प्रेम के सामने रख दी। प्रेम का चेहरा खिल उठा। उनमें हुसन बानो का वो बयान छपा था जो आज से 15 बरस पहले उसने पुलिस को दिया था। जब प्रेम पूरा बयान पढ़ चुका तो उर्मी ने कहा, डिसोजा मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर का पायलट विलियम ही हो सकता है, जो खजाने को कहीं जंगल में दबाकर भाग निकला होगा। क्या मालूम अब जंगल की हालत बदल गई हो और वहां से खजाने को निकालना आसान ना रहा हो। ऐसे हालात में उसे किसी बहाने की जरूरत तो होगी ना, और वो बहाना उसे तुम्हारी सूरत में नजर आ गया। हो सकता है उस खजाने के बारे में कुछ और लोगों को भी इल्म हो जो उसके गिरोह में रहे हों, लेकिन उन्हें यह ना मालूम हो कि खजाना जंगल में कहाँ दबाया गया है। उन्हीं में से किसी आदमी ने डिसोजा को भारत वापस आने पर पहचान लिया हो और ये बात डिसोजा के इल्म में भी आ गई हो। सिर्फ यही वजह हो सकती है जिसके लिए उसने अपने ही कत्ल का ढोंग रचाया हो। वो किसी ऐसे आदमी को कोई लालच देकर अपने कमरे में लाया हो जो उसके तनोतोष का हो। डिसोजा ने उसे अपने कपड़े पहना दिए होंगे। वो सामान भी उसने अपने उन कपड़ों में रहने दिया गया होगा जिससे साबित हो कि लाश डिसोजा की है। वाह उर्मी, तुमने तो सारा मसला ही हल कर दिया। डिसोजा ने अपने ही किसी ऐसे आदमी का गला काट लिया और फिर वो तुम्हें फंसाने की तैयारी में लग गया जिसका मंसूबा उसने पहले से बना रखा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस एल्बम में लगी हुई सारी तस्वीरें डिसोजा नहीं उतारी होगी। हाँ, क्योंकि कमरा अंदर से बंद कर दिया गया था। वो रस्सी भी बालकनी में उसी ने बांधी होगी ताकि तुम घबराकर उसी रस्सी के सहारे उतरकर भाग जाओ और कानून की गिरफ्त में आने से डरते रहो। और मैं वाकई उसी रस्सी से उतरकर भाग निकला था। हाँ, इसके बाद डिसोजा खुद भी उसी रस्सी के जरिए पिछली गली में उतर गया होगा। मेरा अंदाजा है कि उस गिरोह के जिन लोगों ने उसे पहचान लिया होगा वो आसपास ही कहीं होंगे। हो सकता है वो लोग डिसोजा की निगरानी कर रहे हों और उस वक्त उन्हीं में से कोई टहलता हुआ गली में आ निकला हो। इस तरह उन लोगों ने जबरदस्ती उसे वहां से अगवा कर लिया हो। तो मोहिनी ठीक ही कहती थी। थॉमस तो सिर्फ डामली की शतरंज का एक मोहरा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे सामने जो थॉमस बनकर आया था वो दरअसल डिसोजा ही था और अब वो डामली की गिरफ्त में है। हाँ, अंदाजे से तो यही कहानी बनती है। तो जो एल्बम मुझे दिखाया गया था वो बेकार है। अब मुझे को खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। नहीं, कतई तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे पहले तो पुलिस को यह साबित करना होगा कि बगैर सर की जो लाश मिली थी वो डिसोजा की नहीं थी। फिर भी वो एल्बम तो मुझे परेशानी में डाल ही सकता है। थोड़े दिन के लिए वो एल्बम जरूर तुम्हें परेशानी में डाल सकता है, लेकिन मेरे विचार में पुलिस तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो कैसे? वो ऐसे कि उस एल्बम से ये तो साबित होता है कि मौके वारदात के फौरन बाद तुम वहां मौजूद थे, लेकिन वारदात के समय की कोई तस्वीर उस एल्बम में मौजूद नहीं है। पहले तो यही साबित नहीं होता कि वो लाश डिसोजा की थी, फिर एल्बम में कत्ल के समय की कोई तस्वीर नहीं है। ऐसी हालत में पुलिस तुम पर मुकदमा कायम भी कर दे तो तुम्हें पूरी तरह शक का फायदा मिल जाएगा। मैं दावा करती हूँ कि तुम्हें सजा नहीं हो सकती। उर्मी, तुमने वाकई अपना फर्ज पूरा कर दिया। मेरा जहन अब बहुत हल्का फुल्का सा हो गया है। बताओ, इसके एवज में तुम्हें क्या दे सकता हूँ? वाकई तुम्हें कुछ देने की ख्वाहिश है? हाँ उर्मी, मगर अगर मगर कुछ नहीं। अब तुम जुबान दे चुके हो। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी और मोहब्बत तो मैं पहले तुम्हें दे चुका हूँ। मेरा ख्याल है अब तुम किसी को मेरी मोहब्बत में शरीक करने पर मजबूर नहीं होगे। नहीं, अब अगर वो बाजारी औरत मेरे सामने आएगी भी तो मैं उसे इतना जलील करूंगा कि वो नहीं। अभी दुश्मन को धोखा देने में ही हमारी भलाई है। हाँ, एक काम जरूर करना। कोई ऐसा तरीका अपनाना है कि डिसोजा उर्फ थॉमस पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। जब थॉमस पुलिस के सामने होगा तो असलियत भी पुलिस पर जाहिर हो जाएगी और तुम बिल्कुल बेकसूर साबित हो जाओगे। क्या इस सिलसिले में हमें राजेश से मदद लेनी चाहिए? इतनी जल्दी कोई कदम उठाना मुनासिब नहीं है। हम दोनों इस बारे में आराम से सोचकर कोई फैसला करेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल इसी समय फिर आऊंगा। प्रेम वाकई अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उर्मी से रुखसत होकर वो चला गया और उर्मी भी ड्राइंग रूम से निकलकर अपने कमरे में आ गई। उर्मी के जाने के बाद दीनू ड्राइंग रूम में आया। वो पूरी तरह चौंकिन्ना था। इधर उधर देखने के बाद वो सेंट्रल टेबल पर झुक गया। टेबल के दरमियान में एक खूबसूरत गुलदान रखा था। उसने आहिस्ता से गुलदान उठा लिया। फूलों के दरमियान बड़ी होशियारी से एक छोटा सा माइक्रोफोन रखा गया था। गुलदान के नीचे सुराख था जो सेंट्रल टेबल के नीचे तक था। उसने सेंट्रल टेबल के नीचे फिट किया हुआ एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी बाहर निकाल लिया। फिर गुलदान को दोबारा उसी तरह टेबल पर रख दिया। माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर को उसने अपने कंधे पर पड़े हुए कपड़े में लपेट लिया। थोड़ी देर बाद वो चोर निगाहों से इधर उधर देखता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया।